हिमांशु गुरु। ठीक है, सब बच्चे हैं अपने पास, आइए। ये एक ऐसा चैप्टर है। एक, सब फोन बंद करोगे अपने? मैं क्या उनको पढ़ा रही हूँ? गौतम, आगे आ जाओ। क्यों, पीछे कौन सा ज्यादा समझ में आता है तुमको? आइए देखिए, चैप्टर का नाम क्या है अपने पास? पीजीवीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। और है, ठीक है, बिजनेस और प्रोफेशन। ये इंटर लेवल पे आपको 7 मार्क का एक पूरा क्वेश्चन आता है, ठीक है। और एमसीक्यू में भी आपको 2 से 4 मार्क का एमसीक्यू आ जाता है, तो कम से कम नहीं तो ये आपका 11 से 13 में जाएगा, क्योंकि 7 का तो एक क्वेश्चन हो ही गया, ठीक है, और प्लस एमसीक्यू आ गया। इंटर पे ये 7 का कंफर्म आता है। जितने हेड है उतने सारे हेड में से एक क्वेश्चन आएगा आपको। हर हेड का एक क्वेश्चन, रेजिडेंशियल का एक क्वेश्चन, बेसिक वाला एक क्वेश्चन, जो अपने बेसिक की थ्योरी वगैरह पढ़ी थी उसका एक क्वेश्चन। तो डीटी में पूरा आपका हर चैप्टर से पूछा जाता है। जो आईडीटी है, जो जीएसटी है, उसमें पहले चैप्टर का जो बेसिक चैप्टर है जीएसटी का, उसमें पहले चैप्टर में 14 मार्क के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब 7-7 मार्क के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। आईडीटी कंपैरेटिवली छोटा है, ठीक है, और आपके पेपर में उसको और कम पूछा जाता है। वेटेज एक है, देखो मैं तुम्हें आज बताती हूँ। आज मैं तुम्हारा पेपर लीक कर रही हूँ, ठीक है। पेपर एनालिसिस आपका क्या आ जाता है? एनालिसिस पिछले 5 से लेके 10 अटेम्प्ट उठा के देख लेना, आपका पेपर पैटर्न यही है। सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा आपका होगा बेसिक का, बेसिक वाला, वो भी डीटी का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका रेजिडेंशियल का, 7 मार्क ये, 7 मार्क ये। एक आएगा आपका हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, आईएफओएस, ठीक है, कैप गेन, कैप गेन, हाँ सब साथ। हाँ, एक ही में दो, एक में दो, तो साथ साथ करके 14 मार्क के आपके ऐसे बनते हैं। नहीं, सात सात के 1 मार्क होगा, मतलब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 2 पार्ट हुए, ठीक है, एक ये, एक ये, तो टोटल आपका 7 हुआ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन इंटू 7 मार्क्स, कितना हो गया? 42। पासिंग आ गया, पासिंग आ गया। आईडीटी में जो चैप्टर 1 है आपका बेसिक, आईडीटी का भी बेसिक है भाई, जीएसटी जो है आईडीटी में कम चैप्टर है कंपैरेटिवली, ठीक है। जो बेसिक है, इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के जो 2 पार्ट हुए, तो 14 मार्क का आपका बेसिक आता है, ठीक है। 42 + 14, 56, ठीक है। कस्टम, कस्टम का 7 मार्क का एक कंफर्म है, 56 + 7, आ गई एग्जामेशन। एमसीक्यू भी बहुत इजी है, तुमको पेपर नहीं दिखा, तुम कोई सा भी पेपर उठा लो, तुमको यही पैटर्न मिलेगा, है। अरे लिखो ना मत, तुम ही लिखो क्या। आइए फटाफट आइए, ठीक है। तो ये अपना पेपर का ये रहता है। अगर मैं कहती हूँ तुम हर क्वेश्चन में, कितने क्वेश्चन दिखाए अपन ने? 6 क्वेश्चन डीटी के थे, प्लस 2 अपने आईडीटी के, प्लस एक हुआ कस्टम का, कितने क्वेश्चन हुए? 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन इंटू 7 कितना होता है अपना? 63। अब मैं कहती हूँ 63 में से तुम रो पिट के भी तुम 50 ले आओ, काट काट के भी अगर मैं कहती हूँ 50 भी ले आओ, क्या ये बहुत बुरे मार्क्स है? नहीं। और ये सिर्फ किसका है? अभी डिस्क्रिप्टिव का है, अभी तो एमसीक्यू पे गए भी नहीं, ठीक है। तो अगर तुम्हारे डिस्क्रिप्टिव में 10 आ गए और तुमने 5 एमसीक्यू ठीक कर लिए 2 मार्क के, तो एमसीक्यू में तुम्हारे 10 आ गए, क्या 60 लाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है? नहीं, तुमको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। समझ में आता है? आ सकते हैं टैक्स में बहुत आराम से आपके, आ सकते हैं, एग्जामेशन आ सकती है, ठीक है। और टैक्स में ऐसा भी नहीं कि तुमको बहुत ऐसा थ्योरी थ्योरी लिखना है। थ्योरी का क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके जीएसटी की आदत है, जो फर्स्ट चैप्टर है ना जीएसटी का, जो बेसिक वाला, उसमें से थ्योरी पूछता है वो, ठीक। आओ शुरू कर रहे हैं अपन।
इंटर लेवल पे इसका वेटेज 11 से 13 मार्क्स का है। फाइनल लेवल पे इसका बहुत तगड़ा वेटेज है, बहुत तगड़ा, मतलब ये डिटेल में आएगा। अभी इंडिविजुअल लेवल पे सीखोगे, आगे जो आपका एसएससी होगा वो ट्रस्ट वगैरह इन सब का होगा। और सीए में तो ये पहला क्वेश्चन 14 मार्क्स का आता है। तो तुम्हारा कंपलसरी क्वेश्चन तो नहीं है आज से, बट हाँ इसका वेटेज तुम्हारा जा सकता है अराउंड, मैं कह सकती हूँ 20 से 25 चला जाएगा। क्योंकि फाइनल में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में आता है, और फाइनल में आपका पीजीबीपी और कैपिटल गेन का ही बेस आता है, क्योंकि सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी आपको फाइनल में नहीं पूछता। फाइनल लेवल पे आपको शुरू यहाँ से होगा। इंडिविजुअल का जो सैलरी है, जो हाउस प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पर ही है जितना है जो आपने पढ़ लिया हाउस प्रॉपर्टी में, इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है। ठीक है, तो फाइनल में भी आपका ये बहुत अच्छा वेटेज लगता है ये वाला चैप्टर। ठीक, और रियल लाइफ में भी, क्योंकि बिजनेसमैन की भी तो आप करेंगे फाइलिंग रिटर्न्स। ठीक है, तो इसके कंप्लायंस बहुत अच्छे हैं। अगर आप टैक्स ऑडिट करेंगे तो टैक्स ऑडिट में भी इस चैप्टर का रोल रहता है, क्योंकि इसमें आपको टैक्स ऑडिट के बाद बारे में भी पढ़ने को मिलता है थोड़ा बहुत। ठीक है, शुरू करें ये चैप्टर। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, पीजीबीपी। फुल नेम क्या है इसका, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। वेटेज जाती है इसकी 11 से 13 मार्क्स की। ठीक, आओ। ठीक है, आइए शुरू कर रहे हैं अपन। अब वो गीतांजलि वो तुम देख लो, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। आइए देखिए, अब तक अपन ने जब भी इनकम के हेड्स डिस्कस करे कि कौन सी इनकम कौन से हेड में जाती है, ये हमने डिस्कस करा था। तो पीजीबीपी में मेरी कौन कौन सी इनकम जा सकती है, एक बार मुझे आइडिया दे दो। अभी तक जितना पढ़ा तुमने, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछूंगी तुमसे। जोर से हुए। ठीक है, मेरा कौन सा बिजनेस हो, कोई सा भी बिजनेस। ठीक है, प्रोफेशन में क्या क्या आ जाता है अपना, जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं आपके, लॉयर्स हो गए, सीए सीएमए सीएस, डॉक्टर्स वगैरह हो गए, इंजीनियर्स वगैरह हो गए, सारा ये मेरा प्रोफेशन में चला आता है। ठीक है, एक मेन चीज क्या है, बिजनेस और प्रोफेशन में फर्क क्या है, ये पूछेगा नहीं तुमसे, पेपर में नहीं पूछेगा ये। हम्म, क्योंकि बिना डिग्री के तो आप प्रोफेशनल में जा ही नहीं सकते। प्रोफेशनल में, प्रोफेशन में बेसिकली आप क्या करते हैं, आप उस प्रोफेशन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे डॉक्टर हो गए, वो अपनी एमबीबीएस की प्रैक्टिस करता है, जो भी स्पेसिफिकेशन जिसमें जाता है। इंजीनियर्स है, लॉयर्स है, वो आपका इंटीरियर डिजाइनर्स है, आप लोग जो सीएमए की प्रैक्टिस करेंगे वो सब। बिजनेस के लिए मुझे डिग्री की जरूरत है नहीं। बिजनेस के लिए क्या मुझे पढ़ा लिखा होना चाहिए, नहीं। आज के जमाने में इसकी भी जरूरत नहीं आपको। ठीक है, तो बिजनेस और प्रोफेशन में एज सच आपको फर्क बस इतना ही है कि इट डजेंट रिक्वायर एनी डिग्री और स्पेसिफिकेशन और स्पेशलाइजेशन। ठीक है, बट प्रोफेशन में आपको क्या चाहिए, यू नीड अ डिग्री और स्किल सेट फॉर दैट। हाँ लिख लो, पर्टिकुलर प्रोफेशन। ठीक है, ठीक। कहाँ रह गए बाकी बच्चे, अभिषेक का तो आ गया, बाकी का। भाई साहब, भाई साहब, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। ये कौन आया, 1 के 6 P, ये इनमें से कोई होगा अपने बच्चों में से। ठीक है, आओ। यहाँ तक लिखा, लिख लो।
मुंह बंद करके फटाफट बैठो। तुम ही थे ऑनलाइन? ऑनलाइन में किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट? हाँ, इतना ही जरूरी है, मतलब बहुत ज्यादा कुछ नहीं है अपने को यहाँ पे जाना। आओ। सबने लिखा? आइए, एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर की। ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चन भी आते हैं आपको। उसके बाद प्रोविजन पे जाएंगे तो आपको प्रोविजन बहुत इजीली समझ आएगा। ठीक, आओ। भी लिख लो, मैं भी पूरा समझाती हूँ। क्या है, अकाउंट असिस्टेंट ऑफ मिस्टर सीएम में, एक मिस्टर सीएम में है जिसका अकाउंट असिस्टेंट ने ये फॉलोइंग डिटेल्स आपको दिया है। किस कंपनी की दिया है? प्रभु लिमिटेड की। ठीक है, आओ। हाँ, पीएनएल अकाउंट। टू हिम, अरे यार, टू हिम विद सम एडिशनल इन्फो। ठीक है, ये पीएनएल अकाउंट बना रहे हैं अपन। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये चैप्टर वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर है इंटर में। ठीक है, कोशिश करेंगे कि ये अगली 15 क्लास में खत्म हो जाए। 15, 15 भी मैं कम बोल रही हूँ। हाँ, ठीक है, तो इसलिए इसको पहले करा रही हूँ क्योंकि इसको आराम से करेंगे। अगर लास्ट में लेके जाऊंगी तो बहुत जल्दीबाजी में समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आराम से करेंगे और कोशिश करेंगे 15 क्लास में खत्म हो जाए। आइए, फर्स्ट है मेरे पास क्या? रेंट ऑफ ऑफिस स्पेस, 80,000 का है। ठीक है, क्या है ये? सैलरीज 1,75,000। इंटरेस्ट ऑन लोन है अपने पास 32,000। एडमिन चार्जेस वी हैव 44,000। जनरल एक्सपेंसेस वी हैव 22,500। ठीक है, डेप्रिसिएशन 84,000। लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार 18,000। रेंट ऑफ मशीन ए क्या है? 22,000। ठीक है, यहाँ पे है, हाँ, मोटर कार। ग्रॉस रेंट ऑफ मशीन ए, ग्रॉस प्रॉफिट है 8,15,000। ठीक है, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी 40,000। एग्रीकल्चरल इनकम वी हैव 75,000। ठीक है, इनकम फ्रॉम
हॉर्स रेस वी हैव 12,500, रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 65,000। ठीक है, ये क्या है मेरा PNL। कहाँ पे ये 18,000। ठीक है, टोटल आता है मेरा 10,07,500। 10,07,500। ठीक है, ठीक, एक बार लिख लो, इसके बाद एडिशनल इन्फो लिखेंगे। हो जाए तो मेरे को बताना, सब ऑनलाइन ऑफलाइन। प्रॉफिट एंड लॉस में कोई डाउट किसी को? इधर वाला क्या है अपना एक्सपेंस, और ये क्या है, ये सारी इनकम। ठीक है, इतना समझ में आता है। और ये क्या अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, आओ एडिशनल इन्फो है अपने पास। एडिशनल इन्फो, फटाफट आओ फटाफट। हाँ, बंद कर दो उसको। व्हाट इज गुड अबाउट दिस आफ्टरनून? लेट आ रहे हैं, आओ फटाफट। आओ लिखो, फर्स्ट पॉइंट है अपने पास, मशीन M is used in equal ratio with बाबा लिमिटेड। ठीक है, सैलरी इंक्लूड रुपीज 28,000 ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। थर्ड पॉइंट, depreciation as income tax laws is rupees 66,000। फोर्थ पॉइंट, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स लिख देना, एज पर इनकम टैक्स। ठीक है, मोटर कार which was sold out was used for personal use। ठीक है, फिफ्थ, company also received a commission of rupees 54,500 for a business deal। As Mr. CMA compute the income
एंड या एज पर इनकम टैक्स लॉज इज ₹66,000। ठीक है, ये रहा पूरा क्वेश्चन अपने पास। ठीक है, किसी का अगर रह रहा हो तो फिर मुझे बताना। क्वेश्चन लिखा। और कोई नहीं, ये काम आ जाएगा, सेक्शंस के लिए लिख लेना इसमें। तो एक पे छोड़ के नया चैप्टर स्टार्ट करा करो। हाँ, क्वेश्चन हो जाए तो एक बार मुझे बताना। ऑनलाइन वाले बच्चों, ठीक है, यहाँ पे सबका हुआ, लोकेश और राना। ठीक है, जिनका क्वेश्चन हो गया एक बार क्वेश्चन रीड करो। और अच्छा, एक बात मेरे को पूछनी है ये, कि जो भी एडिशनल इन्फो होती है वो एडजस्टेड होती है या एडजस्ट करनी पड़ती है? करनी पड़ती है। इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी यहाँ पे नहीं होगा तो इसका इम्पैक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन अपना बेसिक नॉलेज और बेसिक सेंस से, कॉमन सेंस से पता लगाएंगे कि क्वेश्चन कैसे करना है। अभी तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है पीजीबीपी में, बट तुमने टैक्स थोड़ा बहुत पढ़ा है, तुम्हारे पास जनरल नॉलेज है और तुम्हारे पास कॉमन सेंस है। ठीक है, आइए फर्स्ट पॉइंट, नहीं पहले इस पर आओ, पीएनएल पे आइए। सबसे पहले पीएनएल देखिए। हम इनकम कौन सी निकालने जा रहे हैं? बिजनेस से अपनी जो इनकम हुई है वो निकालने जा रहे हैं। तो बिजनेस की इनकम में प्रॉफिट तो मुझे चाहिए रहेगा, तो ये तो मेरे पास आएगा। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, क्या ये मेरी बिजनेस की इनकम है? ये मेरी बिजनेस की इनकम कैसे है गौतम? डिविडेंड मेरे को डोमेस्टिक कंपनी से मिला है, मैंने इन्वेस्ट करा होगा, उसने मुझे डिविडेंड दिया, तो ये क्या मेरी बिजनेस की इनकम है? कौन सी इनकम है? आईएफओएस। समझ में आता है? तो क्या ये मेरे पीजीबीपी की इनकम में आएगा? नहीं, काटा मार देते हैं इसको। एग्रीकल्चर इनकम मेरी बिजनेस की इनकम है? नहीं। और सबसे बड़ी बात, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? अंडर सेक्शन, किसको पता है? एग्रीकल्चर इनकम कौन से सेक्शन में एग्जाम्प्ट होती है? अभिषेक, बताइए, डिस्कस करा है ना क्लास में? हाँ, रेजिडेंशियल में बहुत बार डिस्कस करा है अपन ने। ऑनलाइन वाले बच्चों, सेक्शन 10 नीति सब सेक्शन 10(1). जितना भी अपने पास इनकम है, अगर वो एग्जाम्प्ट हो रही है तो कौन से सेक्शन में एग्जाम्प्ट होती है? 10 में। अब 10(1) में कौन सी आती है? एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट हो जाती है। एक तो ये मेरी बिजनेस की नहीं है, दूसरा ये एग्जाम्प्ट होती है, तो क्या ये पीजीबीपी में आएगी? नहीं आएगी। इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, तो मैंने घोड़ों पे सट्टा लगा के पैसा कमाया, क्या ये मेरा बिजनेस है? नहीं।
तो ये कौन से हेड में जाएगी? IFOS। समझ में आता है? ये बिजनेस इनकम नहीं है, तो इसको हटाना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट ये मेरा 18 लाख 8,15,000 दे रखा है, इन सब का ये इनकम है, तो इसका इस अमाउंट का इम्पैक्ट इस पे क्या पड़ा होगा? ऐड हुआ होगा। अब मैं इन पे कांटा मार रही हूँ, तो मुझे करना क्या पड़ेगा? माइनस। इतना समझ में आता है? ठीक है, आइए। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर मेरे को हाउस प्रॉपर्टी से रेंट मिलता है तो ये पीजीबीपी की इनकम है? नहीं। कहाँ जाएगी? पीजीबीपी में तो नहीं आएगी, तो ये सब क्या होगा? माइनस। इतना समझ में आता है? क्या इसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा जानने की जरूरत थी? नहीं। अब आइए, रेंट फ्रॉम ऑफिस स्पेस। तो ये क्या है? रेंट फ्रॉम है कि रेंट ऑफ है? रेंट ऑफ ऑफिस स्पेस। तो मेरे खुद के ऑफिस स्पेस का रेंट अगर मैं दे रही हूँ, तो ये मेरे बिजनेस का खर्चा है, ये बिजनेस में जाना चाहिए, और एक गया भी है, तो ठीक गया है। क्या मुझे कुछ एडजस्ट करना है? नहीं। तो मैं इसको नील कर दे रही हूँ। मैंने बिजनेस के लिए लोगों को सैलरी दी होगी, सही दिया है? ठीक है। आइए एडिशनल इन्फो पे आइए। एक पॉइंट अपना क्या है? सैलरी इंक्लूड 28,000 ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंस। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? माइनस तो कर देंगे, पर इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का? मैंने अपने पर्सनल खर्चे अपने बिजनेस में डाल दिए। समझ में आया? अब 28,000 क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या करूंगी मैं? माइनस करूंगी। तो 1,75,000 माइनस 28,000, या तो आप पूरा इम्पैक्ट 28,000 का इम्पैक्ट ले ले, या फिर ये ऐड करके वो माइनस, मतलब 28,000 का इम्पैक्ट लाना है बस अपने को। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन। मैंने बिजनेस के लिए लोन लिया होगा, उसका इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, बिजनेस का खर्चा है, अलाउड होना चाहिए, और अलाउड करा गया है, तो ठीक है। इसका नो एडजस्टमेंट, नहीं, नो एडजस्टमेंट। ठीक है। मतलब अगर पर्सनल लोन होता है, किसी और पर्पस के लिए लोन होता है, तो मैं इसको एड बैक करती, क्योंकि ये एक्सपेंस है, ये मैंने पीएनएल में माइनस करा होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसको मेरे को एड बैक करना पड़ेगा, सैलरी को भी, क्योंकि वो पर्सनल एक्सपेंस है मेरा। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है, एडमिन चार्जेस, ये बिजनेस के खर्चे होते हैं, इनका भी कोई एडजस्टमेंट करना है मुझे? नहीं करना। जनरल एक्सपेंसेस नहीं करना। ठीक है, इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। डेप्रिसिएशन, बिजनेस में एसेट होता है, उसका डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है। बट अब देखिए, ये अपना हो गया। ये क्या कह रहा है? डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स कितना है? 66,000। तो इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपका डेप्रिसिएशन कैसे आता है। तो आज तक आपने जितना भी डेप्रिसिएशन सीखा है, वो यहाँ पे काम नहीं आएगा। ठीक है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन के अलग रूल्स है। तो जब हम इनकम कैसे निकाल रहे हैं इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, तो हमें डेप्रिसिएशन भी कौन सा चाहिए? इनकम टैक्स वाला। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस। और ये ऊपर वाला माइनस हुआ होगा, इसको क्या कर दूंगी? ऐड। आप हमेशा ऐसे ही करना कि जो एज पर अकाउंट्स है उसको ऐड कर दो, और एज पर टैक्स है उसको माइनस कर दो। अगर आप इम्पैक्ट भी लोगे ना, तो प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाओगे। तो ठीक है, तो दो एंट्री एक्स्ट्रा लिख लेंगे, पर कोई दिक्कत नहीं है। बट जो अकाउंट्स वाला है वो ऐड करेंगे, और जो टैक्स वाला है वो लेस कर देंगे। फर्क वही पड़ेगा, बट कई बार होता है कि पेपर में जल्दीबाजी में ना तुमसे गलती होने के ज्यादा चांस होते हैं। ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार। ठीक है। अब इन्होंने लास्ट लाइन यहाँ पे क्या बोला है? जो मोटर कार है वो मैंने पर्सनल यूज के लिए करी है, तो उसका लॉस मुझे बिजनेस में अलाउड होना चाहिए? नहीं। तो इसको भी मैं क्या करूंगी? एड बैक, क्योंकि ये लेस हुआ होगा। लास्ट, रेंट ऑफ मशीन ए कितना है? 22,000। और यहाँ पे क्या बोला है? अरे इसको ए कर दो, ए ही कर दो इसको। ठीक है, या उसको एम कर दो, या इसको ए कर दो, कुछ भी कर दो। मशीन एम इज यूज्ड इन इक्वल रेशो विद बाबा लिमिटेड, बट प्रभु लिमिटेड डेबिटेड द होल रेंट इन हिज पीएनएल अकाउंट। क्या करा इस बंदे ने? जब रेंट हम, जो मशीन है हम दो लोगों शेयर कर रहे हैं, तो रेंट भी दो लोगों में शेयर होना चाहिए था। तो मेरे पास कितना आना चाहिए था? 11,000। तो अब मैं 11,000 क्या कर दूंगी? ऐड कर दूंगी। समझ में आता है? ठीक, तो ये भी डिस्कस कर लिया। और कौन सा पॉइंट बचा अपने पास? कमीशन ऑल्सो, कंपनी ऑल्सो रिसीव्ड अ कमीशन ऑफ 54,500 फॉर अ बिजनेस डील।
तो इसको बिजनेस की डील से एक कमीशन मिली है, तो क्या ये इसकी बिजनेस की इनकम है? जी बिल्कुल, तो ये इनकम है, तो ये क्या होनी चाहिए? ऐड होनी चाहिए। ठीक है, ऐड होनी चाहिए। पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया? पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हमें करना क्या है? प्लस या माइनस करना है चीजों को। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको पेपर में। किसी को ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट है किसी भी पॉइंट को लेके? आओ प्रेजेंटेशन के साथ सीखेंगे। ठीक है, आइए। सॉल्यूशन। आओ। अब इसके बाद जब प्रोविजंस पे जाएंगे ना, तो तुमको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन सा चीज किस लिए अलाउ करा गया है। आओ। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ प्रभु लिमिटेड की निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, प्रभु लिमिटेड। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ प्रभु लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर अपना 2025-26 है, या फिर प्रीवियस ईयर अपना क्या है? नहीं, 26-27 नहीं, 26-27, और यू कैन से प्रीवियस ईयर 2025-26। ठीक है, अब आओ। ऐसे लिख लेना, फ्रॉम। अब ये पीजीबीपी की ही निकाल रहे हैं, ठीक है। टोटल इनकम ऑफ प्रभु लिमिटेड फ्रॉम पीजीबीपी या फिर टोटल इनकम ऑफ प्रभु लिमिटेड ओनली, दोनों में फर्क है। मैं रिपीट कर रही हूँ। अगर मैं सिर्फ बोलूँ टोटल इनकम ऑफ प्रभु लिमिटेड, और मैं बोलूँ टोटल इनकम ऑफ प्रभु लिमिटेड फ्रॉम पीजीबीपी, टोटल इनकम अगर पीजीबीपी हटा दूं तो क्या आ जाएगा? सारे हेड से जो अपना आईएफओएस, कैपिटल गेन और उसमें सब में हाउस प्रॉपर्टी में जा रहा था, तो वो भी टोटल इनकम आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको बोलते हैं टोटल इनकम वाला क्वेश्चन। उसमें आपके सारे हेड्स का कंप्यूटेशन आता है, बट अभी हम सिर्फ क्या निकाल रहे हैं? पीजीबीपी का। ठीक है, आइए। पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक। अपना बेस शुरू होता है ग्रॉस प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोल लो, या फिर एज पर अकाउंट्स बोल लो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स, ठीक है। कितना था? 8,15,000। पहले सब प्लस वाली चीजें कर लूंगी, फिर साथ में एक बार मैं माइनस वाली कर लूंगी, ठीक है। तो इससे थोड़ा वो भी रहेगा, प्रेजेंटेशन भी क्लियर रहे, क्लीन रहती है अपनी। एड इनकम नॉट नहीं, पहले लेस वाला लिख लेते हैं। इनकम नॉट पार्ट ऑफ पीजी पीएनएल अकाउंट बट क्रेडिटेड। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इनकम नॉट पार्ट ऑफ पीएनएल अकाउंट बट क्रेडिटेड, उसको हम लेस कर रहे हैं। इनकम मेरे पीएनएल का पार्ट नहीं है, बट हमने उसको क्या कर रखा है? ऐड कर रखा है। क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? ऐड कर रखा है। तो अब उसको मुझे हटाना है, तो क्या करूंगी? लेस। समझ में आता है? आओ, सबसे पहले कौन सी थी इनकम अपनी? मेरे को बताते चलो। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी कितना था? 40,000। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चरल इनकम। हम्म। इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस 1,25,000। और रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 60। और कुछ? ठीक है, अब टोटल ऐड करके बता दो। एक बार समझा देती हूँ आंचल।
कितना? 182,500। अब ये टोटल क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है ना? वो तो कोई नहीं, भी कर लेते हैं। यहाँ तक एक बार लिख लो, और यहाँ तक किसी पॉइंट में कोई डाउट तो एक बार मुझसे पूछो। जब मेरी क्रेडिट साइड में आ रही है तो इनकम मेरी उसमें ऐड हुई है ना। नहीं, ये तो हम पीएनएल बनाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट लाते हैं। हाँ, उसके बाद इसमें ऐड करते हैं ना कि तो नेट प्रॉफिट नहीं दे रखा, तो नेट प्रॉफिट उसको ऐड करके तो निकलेगा मेरा। नहीं, हाँ, करेक्ट। आओ, करेक्ट। आ जाओ, एक लाइन लिखना रह गया अपना, इसको लिखो यहाँ पे। नेट प्रॉफिट नहीं दिया ना अपन ने, रुको, पहले क्यों नहीं बताते तुम लोग? आ जा इरेजर, आ जा। नेट प्रॉफिट ऐड कर लो, नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट होगा। एक मिनट देना कैलसी। पांच लाख तीस हजार हाँ, नेट प्रॉफिट 5,30,000, ठीक है। यहाँ पे कर लेना करेक्शन, 5,30,000, ठीक है। और अब यहाँ पे अपन नेट प्रॉफिट से चलेंगे। नेट प्रॉफिट एज पर नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये है अपना 5,30,000, ठीक। अब ठीक है, ठीक। अब तो नेट प्रॉफिट में ऐड हुई होगी इनकम, अब क्या करेंगे? लेस करेंगे, ठीक है। एक बार यहाँ तक देख लो, कोई पॉइंट छूट रहा है तो यही सब था अपना, ठीक है। अब आओ, अब कितना आता है माइनस करके? 3, 4, ये तुम लोग कौन कौन से आंसर दे रहे हो मेरे को? 1,92,000, मैम वो 1,925,000 ऐड करके ये 1,925 है। ये शायद आउट होस्ट बेस से जो है 12,500 है, ये तुमने बताया मेरे को। 1,25,000, 1,25,000 बोला, मुझे ध्यान है राना की आवाज। बताइए करेक्ट करके। अब अपना कैलकुलेटर लेके आऊंगी मैं। 192, अब इसको ठीक करके बताओ। 337500, ठीक है। एक बार चेक कर लो सारे लोग, 337500, ठीक है। कोई दिक्कत अभी यहाँ पे? ठीक। अब अपन ने कौन सी साइड कर ली? क्रेडिट वाली साइड कर ली। अब अपन को डेबिट वाली साइड करनी है। तो ये तो अपना इतना पोर्शन तो हो गया, ठीक है। अब रेंट ऑफ ऑफिस स्पेस का कुछ करना है मुझे? नहीं। सैलरी का करना है? हाँ करना है। सैलरी में क्या करना है? आइए, ऐड। नहीं, अभी नहीं लिखेंगे इसके आगे, ठीक है। ऐड क्या कर रहे हैं? एक्सपेंसेस विच आर नॉट अलाउड बट आर डेबिटेड इन P&L अकाउंट।
इसका क्या मतलब हुआ, वो एक्सपेंसेस जो अलाउड नहीं है बट डेबिट हो रखे हैं पीएनएल में, तो हम उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या अपने पास, सैलरी। सैलरी विद रिस्पेक्ट टू हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 28,000 है। ठीक है, 28,000। और क्या इसके बाद अपना, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो ऐड करूंगी ना, इनकम टैक्स वाला तो लेस करना है मेरे को। एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या, कोई नहीं, उसको नीचे कर देंगे, कितना है, 84,000। ठीक है, और क्या अपना, लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार, कितना है लॉस अपना, 18,000। ठीक है, और क्या बच रहा है अपने पास, रेंट। रेंट ऑफ मशीन ए विच बिलोंग्स टू, जो बाबा लिमिटेड वाला वो वाला हटाना है अपन को, तो 11,000 क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। और क्या अपने पास, ठीक है, टोटल बता दो एक बार इसका। 141,000, सबका यही है। एक बार टोटल बताओ इस, 478500। अब मेरी इसमें दो चीज, एक चीज ऐड होनी है और एक चीज क्या होनी है, लेस होनी है। ऐड क्या होना है मेरा, कमीशन। कमीशन ऑन बिजनेस डील, कितनी है, 54,500। और लेस क्या कर दूंगी, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, कितना है, 66,000, लेस हो जाएगा। 4,66,000, 67, 67,000 इनकम एज, एक बार ये कर लो, फिर पूरा क्वेश्चन दोबारा से डिस्कस करती हूँ मैं। समझ आया ये क्वेश्चन, क्या करा इसमें अपन ने, जो चीज अपनी पीजीबीपी की नहीं है, वो एक्सपेंसेस या वो इनकम क्या कर दी है, वो हटा, अगर इनकम है तो हट लेस कर देंगे, और एक्सपेंसेस है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और जो इनकम यहाँ पे आनी चाहिए उसको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन कौन सा अलाउड होता है, इनकम टैक्स वाला, तो इनकम टैक्स वाला लेस करूंगी, और जो अकाउंट्स वाला है उसको क्या करूंगी, ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आया अपना कि आपका क्या है, ये वाला इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए इन्होंने कुछ नहीं बोला, तो मैं अपने नोट्स में ये एजम्पशन लिख दूंगी कि वी आर अज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट ऑन लोन इज विद रिस्पेक्ट टू आवर बिजनेस एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर ये इंटरेस्ट ऑन लोन किसी और चीज के लिए होता, मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी के लिए होता या किसी और चीज के लिए होता, पर्सनल पर्पस के लिए होता, तो मैं इसको डिसअलाउ करती। और डिसअलाउ का मतलब क्या है, खर्चा है तो ऐड बैक करती। समझ में आता है सबको, आंचल, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, एक बार मुझसे पूछ लो, और एक बार गो थ्रू कर लो इस क्वेश्चन को, कुछ रह रहा है तो बताओ। हर्षिता, आंचल, हिमांशु, गुरमीत, गीतांजलि, नीति, वृंदा, साक्षी, दीपांशी। ठीक है,
देखो, पीजीबीपी में ना आपके पास टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। एक तो होगा ये वाला जिसमें आपको एडजस्टमेंट करनी है, प्लस माइनस करके देखना है, एक तो जो अपन ने करा है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका प्रेजेंटिव इनकम। कुछ लोग जो बिजनेस करते हैं बट वो टैक्स ऑडिट नहीं कराना चाहते क्योंकि उनका इतना इनकम नहीं है, तो वो चाहते हैं कि हम कम रेट पे टैक्स दें। तो उनका टैक्स रेट अपन यहाँ पे सीखेंगे कि उनकी इनकम पे कितना टैक्स, कितना इनकम माना जाए। उनकी प्रेजम्पटिव इनकम मतलब इतनी इनकम मान लेंगे कि हुई है उनकी, बेशक एक्चुअली में ना भी हुई हो। ठीक है, तो दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इस बार दिसंबर अटेम्प्ट में आपका ये वाला आया था, वो ट्रक वाला क्वेश्चन था ये, तो इस बार इससे क्वेश्चन आया था दिसंबर अटेम्प्ट में। अदरवाइज आपका ये वाला ज्यादा फेमस है, बट कभी भी ये वाला भी पूछ लेते हैं, तो अपन दोनों तरीके के क्वेश्चन समझ के चलेंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसके बाद अपन उस पे जा रहे हैं, सेक्शंस पे जा रहे हैं। किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो मुझसे, फिर अपन, क्योंकि वो अकाउंट्स वाला है और इनकम टैक्स में इनकम टैक्स वाला अलाउड होता है, डेप्रिसिएशन हमको अकाउंट्स वाले से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर में सेक्शन 32 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका, जिसमें अपन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत कर रहे हैं पीजीवीपी की। यहाँ पे अपने पास सेक्शंस आते हैं 28 to 44। ठीक है, 27 किसका था? सेक्शन 27 किसका है ऑनलाइन वाले बच्चे? कौन सा? डीम्ड ओनर माना जाता है, तो 27 वहां तक है, उसके बाद 28 से कहां से शुरू हो रहा है? पीजीपी। और फिर 45 से क्या शुरू होता है अपना? कैपिटल गेन। ठीक है, और 15 से अपना शुरू होता है सैलरी। तो अभी अपन थोड़ा सीक्वेंस में चल रहे हैं, सेक्शन के सीक्वेंस में। ठीक है, सेक्शन 28, ये क्या है अपना? चार्जिंग सेक्शन। मैंने बोला था हर हेड का भी एक चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन का मतलब ये होता है कि ये आपको बताता है कि इस हेड के अंदर कौन सी तरीके की इनकम आएगी। तो हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 22 बताता था कि मेरे अंदर अगर इनकम लेके आनी है तो किस तरीके की लेके आनी है, क्योंकि अपने पास तीन कंडीशन थी। अब सेक्शन 28 बताएगा कि पीजीबीपी में कितनी तरीके की इनकम आ सकती है, कितने तरीकों से अगर आप इनकम कमाते तो पीजीबीपी में लेके आएंगे। तो ये सेक्शन अपने पास जो चार्जिंग सेक्शन है थोड़ा बड़ा है, तो इसके नोट्स बनाते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट? चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी। ठीक, आइए पहला पॉइंट आता है मेरा, लिखते चलो, मैं समझाती हूँ फिर। अगर मैंने या तो प्रॉफिट कमाया है या फिर मेरा कोई गेन हुआ है फ्रॉम एनी, ये बिजनेस लिखा है मैंने बैलेंस शीट में, समझ लेना, और प्रोफेशन। ठीक है, किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन से आने वाला प्रॉफिट और गेन तो इसमें आएगा ही आएगा। ठीक है, ये तो सब कुछ पता था। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इम्पोर्ट। हाँ, ये तो बताना है अभी। एक्सपोर्ट एंटाइटलमेंट्स, एंटाइटलमेंट्स लिखा है। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक की
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ड्यूटी फ्री replenishment सर्टिफिकेट कैश, हाँ, एंटाइटलमेंट पासबुक, कैश कॉम्पेंसेटरी सपोर्ट एंड ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है, आज के टाइम पे ये दो नहीं बचे हैं, बट मॉड्यूल में लिखे हुए हैं तो लिख दिया बस। ठीक है, एक बार ये लिख लो, फिर मैं समझाती हूँ एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्या होता है। ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट। अगले 15 दिन तक कोई टैक्स में छुट्टी नहीं करेगा, और ना ही लॉ में, क्योंकि वहां पे कंपनी चल रहा है, यहाँ पे बीजेपी। ठीक है, यहाँ तक लिखा सबने? देखिए क्या है आपके एक्सपोर्ट इंसेंटिव। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? सामान बाहर बेच रहे हैं, ठीक है, सामान इंडिया से बाहर जा रहा है, तो हम एक ऐसे इंसान है जो एक्सपोर्टर है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक्सपोर्टर का मतलब होता है जवाई। उसको ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता है जैसे जवाइयों को दिया जाता है, एकदम लाड प्यार से रखा जाता है उस बंदे को। हाँ जवाई, सारी इच्छाएं उसकी पूरी की जाती है, जितना उसको बेनिफिट पहुंचाना चाहिए उससे ज्यादा उसको बेनिफिट मिलता है। तो एक्सपोर्टर्स को बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स मिलते हैं, उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स होती है। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें हमने 4 पॉइंट पढ़े, जिसमें से 2 पॉइंट आज बचे ही नहीं है, ये वाली स्कीम किसी और स्कीम में जाके मर्ज हो गई है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या आ रहा है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट इंटाइटलमेंट। मान लीजिए अगर मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो मैं इंपोर्ट भी हो सकता करती हूँ। आप एक लिमिट के आगे अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि आप कुछ इंपोर्ट बिल्कुल ड्यूटी फ्री कर लो। मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, समझने की कोशिश करना। मान लीजिए मैं एक एक्सपोर्टर हूं और मैं 5 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रही हूँ। अगर 5 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रही होंगी तो 5 करोड़ की फॉरेन करेंसी लेके आऊंगी इंडिया में। ठीक है, इनको ट्रीटमेंट ही स्पेशल इसलिए मिलता है क्योंकि फॉरेन करेंसी लेके आते हैं, और कोई रीजन ही नहीं है। अब मान लीजिए 5 करोड़ इंपोर्ट कर रही हूँ, एक्सपोर्ट कर रही हूँ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम आपको ना एक सर्टिफिकेट या एक कुछ ऐसा चीज दे देते हैं कि आप 2 करोड़ तक का ना इंपोर्ट कर लो, और इंपोर्ट करते टाइम आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है। तो इस 2 करोड़ पे मान लो 10% के हिसाब से कितना हुआ? 20 लाख। तो 20 लाख की ना आपकी कस्टम ड्यूटी हट जाएगी। आप ये सर्टिफिकेट जाके दिखा देना, तो आपको 2 करोड़ का, 2 करोड़ तक अगर एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करते हो सॉरी, तो उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। इतनी बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? आई। दोबारा बोलती हूँ। आप मान लीजिए एक एक्सपोर्टर है जो सामान बाहर बेचता है 5 करोड़ रुपए का, तो सरकार ने कहा कि तुम 2 करोड़ तक का सामान बाहर से ला भी सकते हो इंडिया में, और उस पर तुम्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कस्टम ड्यूटी इज अ टाइप ऑफ टैक्स, तो तुम्हें कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, अब तुमने कहा कि भाई मैं बाहर से सामान ही नहीं खरीदता, मैं इंडिया का ही सारा सामान करता हूँ, मैं मेक इन इंडिया को प्रमोट करता हूँ, तो क्या मैं इंपोर्ट कर रही हूँ बाहर से कुछ? नहीं। तो मेरा तो 20 लाख ऐसा कैसे रखा हुआ है? तो मैंने क्या करा, मैंने राणा को बेच दिया। राणा कहता मैं इंपोर्ट करता हूँ, तो मेरी ड्यूटी बहुत लगती है, तो तुम मेरे को अपना एक सर्टिफिकेट दे दो। तो मैं राणा को फ्री में दे दूं? तो मैं राणा से कुछ पैसा लूंगी, तो ये जो पैसा आएगा वो कहाँ आएगा? पीजीबीपी में। समझ में आया पॉइंट?
थोड़ा बहुत समझ में आया? ठीक है, तो क्या ये मेरा बिजनेस का खर्चा था या मेरे बिजनेस की इनकम थी? बट ये मेरे को सर्टिफिकेट मिला क्यों? क्योंकि मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैं एक्सपोर्ट का बिजनेस करती हूँ। तो इसलिए अगर मैं ये सर्टिफिकेट आगे राना को बेच देती हूँ और उससे कुछ पैसा लेती हूँ, तो वो इनकम भी कहाँ जाएगी? मेरी पीजीबीपी में जाएगी। सबको समझ में आता है? कोई डाउट नहीं? अब चाहे राना से मैं 1 रुपया लू, 2 रुपया लू, 20 लाख लू, चाहे कितना भी ले लू, सारा का सारा कहा जाएगा? पीजीबीपी में। समझ में आता है? आइए, ये दो हट गए तो इनको ध्यान नहीं दे रहे। लास्ट पॉइंट क्या है? कैश कंपनसेटरी सपोर्ट और ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। मैं एक्सपोर्टर, मैंने सामान भेजा मान लीजिए यूके में, ठीक है। क्या मैंने इंडिया में कुछ टैक्सेस पे करे होंगे? अगर सामान मान लीजिए मैं मैन्युफैक्चर करती हूँ और उसके बाद सेल कर देती हूँ, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैंने सामान वामान खरीदा होगा, उस पे क्या दिया होगा? कौन सा? जीएसटी। जीएसटी दिया होगा, ठीक है, जीएसटी लेके चलते हैं। पर मैं एक्सपोर्टर हूं, मैं बाहर से तो टैक्स लेके नहीं आ रही कुछ, पर मैंने यहाँ तो टैक्स पे कर दिया। अगर मैं इस टैक्स को अपने सेल में ऐड करूं तो मेरा प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा और मैं फिर कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाऊंगी फॉरेन मार्केट में। तो इसके लिए क्या करती है सरकार? सरकार ये कहती है इंडिया में तुम जितना भी टैक्स पे करते हो उसका रिफंड तुम्हें दे देंगे, जाओ ऐश करो। मान लीजिए मैंने 10 करोड़ का एक्सपोर्ट करा और इस 10 करोड़ को बनाने के लिए मैंने रॉ मटेरियल खरीदा था 2 करोड़ का, और उस पे मैंने मान लीजिए 10 लाख का जीएसटी पे करा, ठीक है। ये 10 लाख क्या है? मेरा जीएसटी। अब अगर मैं 10 करोड़ में ऐड कर दूं तो मेरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, तो मैं वहां पे सामान नहीं बेच पाऊंगी, ठीक है। तो अब 10 लाख में वसूलू किससे? सरकार कहती है तुम पे करके आओ कोई बात नहीं, हमसे तुम रिफंड ले लो, जिसको क्या कहते हैं? ड्यूटी ड्रॉबैक या फिर कैश कंपनसेटरी सपोर्ट। और ये जो 10 लाख है, इसका 90% तक का पैसा इस इंसान को 7 दिन के अंदर मिल जाता है, क्योंकि इसका वर्किंग कैपिटल फंसा हुआ है। इतना बेनिफिट मिलता है एक्सपोर्टर को। हाँ, मतलब आप बड़े एक्सपोर्टर होने चाहिए, बहुत एक एक 2-2 लाख वाले बंदे को ये बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो यू हैव टू बी अ बिग प्लेयर, ठीक है। तो आप धीरे धीरे एक्सपोर्ट करते जाओगे तो आपकी मार्केट बढ़ेगी ऑफ कोर्स। बट हाँ, बट सरकार कहती है कि अगर तुमको बाहर जाके बेचना है और तुम्हें इससे दिक्कत आ रही है क्योंकि आप बाहर वाले बंदों से टैक्स चार्ज नहीं कर सकते जीएसटी, तो मैं आपको रिफंड दे दूंगी, पर आप बाहर सामान बेचिए। समझ में आया? तो जो पैसा मुझे रिफंड हो गया या कैश के रूप में वापस मिल गया उसको क्या बोलते हैं? कैश कंपनसेटरी सपोर्ट या फिर ड्यूटी ड्रॉबैक। क्या ये मेरी इनकम हुई? हाँ, इनकम है। और ये कहाँ जाएगी? पीजीबीपी में जाएगी। समझ में आता है? ये 2 पॉइंट। एक्सपोर्ट इंसेंटिव मुझे कैसे मिला है? पहले तो एक कुछ सर्टिफिकेट मिल गया था जिसको मैंने बेच दिया। दूसरे में क्या हुआ? जो मेरे टैक्सेस मैंने इंडिया में पे करे थे उसका मुझे रिफंड मिल गया। सबको समझ में आता है? ये एग्जाम्पल अगर बनाना तो एक बार बना लो, एग्जाम्पल 1 और ये एग्जाम्पल 2। एक बार खिचड़ी बना लो ये, क्योंकि तुम बाद में भूल जाओगे, मुझे पक्का पता है। वृंदा दोबारा से समझाओ या अभी समझ नहीं आया? ड्रॉबैक में ये हुआ है कि सरकार ने आपको रिफंड अवेलेबल करा दिया है, ठीक है। रिफंड ऑफ टैक्सेस विच यू हैव पेड इन इंडिया, ठीक है। तो उसका मेरे को रिफंड अवेलेबल करा दिया उन्होंने, तो उसी को अपन ड्रॉबैक कहते हैं। एक बार ये एग्जाम्पल लिख लो, मैं एक बार दोबारा इसको कराती हूँ क्योंकि फिर ये समझ आएगा तो आगे पॉइंट पे चलेंगे, ठीक।
एक बार लिख लो ये एग्जाम्पल। लिखा सबने? लिख लो। जीएसटी। जीएसटी, ठीक है। एक बार लिख लो, फिर मुझे बताओ, फिर मैं दोबारा से समझाती हूँ पूरा। हम्म। दिखाओ। आओ समरी एक बार बना दूं मैं तुम्हारे को इसकी। अपन ने अभी तक दो पॉइंट डिस्कस करे हैं। पहला पॉइंट में क्या बोला है? कोई भी प्रॉफिट या गेन हुआ है, किससे हुआ है? बिजनेस या प्रोफेशन से। तो वो कहा जाएगा पीजीबीपी में। दूसरे पॉइंट में हमने एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स की बात करी है। और एक्सपोर्ट इंसेंटिव मुझे दो तरीके से दे रही है सरकार। एक्सपोर्ट इंसेंटिव, ठीक है। ये दो पॉइंट, मतलब चार पॉइंट मैंने लिखवाया है तुमको, बट अब ये दो वैलिड ही नहीं है, तो इसलिए मैंने इनको समझाया नहीं है, ठीक है। बट ये मॉड्यूल में दे रखा है इन्होंने, बस इसलिए लिखवा दिया। एक्सपोर्ट इंसेंटिव में क्या बोला? कि अगर मेरे को कोई एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको मैं आगे क्या कर देती हूँ? सेल कर देती हूँ। और ये सर्टिफिकेट किस चीज का है? कि अगर मैं बाहर से सामान मंगाऊ, तो मेरे को ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। तो ये मेरे लिए बेनिफिट है। तो अगर आगे मैं इसको सेल कर देती हूँ, तो ये कहा जाएगा पीजीबीपी में। दूसरे पॉइंट में क्या बोला? कि मैं जब बाहर एक्सपोर्ट करती हूँ, तो उस सामान को बनाने के लिए इंडिया में मुझे कुछ टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। और इन टैक्सेस को मैं बाहर से कलेक्ट भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा हो जाएगा। तो अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए मेरे को प्रोडक्ट उस लेवल पे रखना पड़ेगा। अब पर मेरा तो टैक्स का पैसा गया इंडिया में, तो वो टैक्स का पैसा मेरे पास कैसे वापस आएगा? या तो सरकार मुझे कैश में रिफंड कर दे, या फिर दूसरा क्या है कि वो मेरे ऊपर ड्यूटी ही ना लगाए, मतलब ड्यूटी को हटा दे मेरे ऊपर से, तो ड्यूटी ड्रॉबैक कर ले। ड्रॉबैक मतलब क्या हुआ? वापस ले लिया। तो या तो कैश में रिफंड कर दो, या तो ड्यूटी ही मत लगाओ। तो इन दोनों चक्कर से क्या होगा? मेरे जो टैक्सेस हैं, वो मेरी जेब से नहीं जाएंगे, और वो मेरी एक तरीके से इनकम बनेगी। तो इसलिए ये भी कहा जाता है अपना पीजीबीपी में जाता है। समझ में आता है सबको? कोई डाउट किसी को? बोलो। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में अगर ये पॉइंट लिखा है कि मैंने कोई ऐसा सेल करा है एक इंटाइटलमेंट का या एक सर्टिफिकेट का, और उससे मैंने 20 लाख रुपए कमाए, तो वो कहाँ पे जाएगा? सीधा पीजीबीपी में, ठीक है। आईएफओएस में मत लेके जाना। आओ थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन। यहां तक कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन ऑफलाइन? आइए। आओ। एनी वैल्यू ऑफ परक्विजिट, परक्विजिट और बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, एक बार लिखो, फिर मैं समझाती हूँ इसको। ठीक है।
क्या लिखा है अपन ने? एनी वैल्यू ऑफ परक्विजिट और बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। परक्विजिट अपना हो सकता है नॉन मॉनेटरी, ठीक है। हम्म। तुम लोग बोथ ग्रुप के लिए नहीं जा रहे तो रैंक तो नहीं आएगी, तो एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, मान लीजिए आप लोगों ने जून में पेपर दिया, ठीक है, और सबके सब पास हो गए। पास होने पे भी इतना गंदी शक्ल बना रखी है तुम लोगों ने, नहीं है कि नहीं पास नहीं होंगे, हैं? भाई खुशी ही नहीं आ रही तुम्हारे चेहरे पे नजर, इतना डिमोटिवेट करके रखा खुद को। गौतम, कौन सी सोचों में चले गए? चलो जून नहीं दे तो दिसंबर में ले लेते हैं, ठीक है। जब भी आप पेपर देंगे आप पहली बार में पास होगे, बढ़िया मार्क्स से पास होगे। आपने क्या कहा कि मैम आपका बहुत ज्यादा योगदान था, हम आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं, ठीक है, गिफ्ट लेके आए आपके लिए। तो वो गिफ्ट मेरी इनकम हुई? क्यों? मेरे को गिफ्ट मिल रहा है, पर मुझे मिला क्यों है? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, और आपने प्यार से मुझे गिफ्ट दे दे कि मैम आपने इतनी मेहनत करके हमें पढ़ाया है, हम जैसे भोंदू बच्चों को पढ़ाया है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह से पढ़ाया है, ठीक है, तो आपने खुशी से मेरे को गिफ्ट दिया। बट मैं एज अ टीचर आपको पढ़ाती थी और आपने मुझे गिफ्ट दिया। क्या वो मेरी इनकम होगी? हाँ होगी, क्योंकि मुझे प्रोफेशन के बेसिस पे मिला है। आप मुझे अदरवाइज नहीं जानते तो आप आते जाते किसी को गिफ्ट नहीं देते। आपने मुझे क्यों दिया? क्योंकि मैं आपकी टीचर थी, मेरा प्रोफेशन था आपको पढ़ाना, ठीक है, तो आपने मुझे गिफ्ट दिया। अब ये मेरी कौन सी इनकम होगी? बिजनेस इनकम, ठीक है। अब गिफ्ट में बेनिफिट में आप कैश दीजिए, परकुलेट मतलब नॉन मॉनेटरी में आपने कोई हैंडबैग दे दिया, कुछ भी दे दिया, किसी भी तरीका को कोई भी गिफ्ट, चाहे मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी हो, पर अगर आपको बिजनेस या प्रोफेशन के चक्कर में मिल रहा है तो कहां पर आएगा वो? पीजीबीपी में आएगा। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, राजा महाराजा टाइप्स के, वो जो उनके बच्चा अगर लड़का हो गया तो वो उसको क्या कहते हैं, उसको दाई होती है, नहीं नहीं, दाई दाई माँ या जो भी होता है, उसका से जेवर निकाल के दे देते थे। तो आज के जमाने में वो कौन हुआ? डॉक्टर हुआ। तो डॉक्टर को अपने प्रोफेशन में अगर ऐसा कुछ गिफ्ट मिल जाता है तो कहाँ जाएगा उसका? पीजीबीपी में। अब ये मत सोचना कि दिखाता कौन है, दिखाता कोई नहीं होगा गिफ्ट अपने, पर आएगा कहाँ पे? पीजीबीपी में। समझ में आया? 3 पॉइंट पढ़े, पहला कौन सा? प्रॉफिट या गेन हो रहा है। प्रॉफिट या गेन मतलब क्या था? डायरेक्टली आप अपने बिजनेस से कमा रहे हो। थर्ड पॉइंट में क्या है? बिजनेस और प्रोफेशन के चक्कर में कोई और आपको कोई चीज का बेनिफिट पहुंचा रहा है। और सेकंड में क्या था? एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स थे अपने। एनी डाउट? आगे बढ़िए, आइए आगे आते हैं, ठीक है। ऑनलाइन में किसी बच्चे को कोई डाउट? एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन बाय a partner of a firm from such firm to the extent of to the extent allowed। क्या समझ में आया? कहने का तरीके होते हैं, एक बार लिखो। एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन बाय अ पार्टनर ऑफ अ फर्म फ्रॉम सच फर्म टू द एक्सटेंट अलाउड अंडर सेक्शन 40B, ठीक है। देखो लिखा, क्या आ रहा है इसमें? इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन या रेम्यूनरेशन। किसको मिला है? किसको मिला है? कहाँ लिखा है एम्प्लॉय? कहाँ लिखा है इसमें एम्प्लॉय?
अरे पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को देती है बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन, सैलरी या इंटरेस्ट वगैरह, किसी भी नाम से पैसा देती है, तो वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा क्योंकि उसकी इनकम है। कौन से हेड में आएगा? पीजीबीपी में। ठीक है, बट कितना अलाउड होगा ये अपन को 40B बताता है। तो जब 40B पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहां तक समझ में आता है? ठीक है, आइए। तो 40B का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा तुमको। फिफ्थ पॉइंट, नॉन compete fee received or receivable for not carrying out, not carrying on a business or profession। ठीक है, एक बार लिखो इसको। हाँ चल, वो पार्टनर है। लिखा है यहाँ तक? देखिए, मान लीजिए अगले 2 साल के अंदर आपको फाइनल हो जाएगा। ठीक है, आपने बोला केशव और गौतम कहते हैं हम नौकरी नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे। ठीक है, केशव कहता है मैंने मैम से टैक्स पढ़ा है तो मैं टैक्स पढ़ाऊंगा, और गौतम कहता है मैं लॉ पढ़ाऊंगा। हम अपना इंस्टीट्यूट खोलेंगे, ठीक है, मैम से पढ़ के। है, और कॉस्टिंग और अकाउंट्स देख लो कौन पकड़ रहा है। ठीक है, सोनाक्षी मैम के। तो 4 लोगों ने 4 सब्जेक्ट पकड़ लिए हैं, और वो कहते हैं कि अब हम अपना इंस्टीट्यूट खोलेंगे और हम कंपटीशन में आएंगे। ठीक है, 2 साल में सीएमए तो बन जाओगे तुम लोग, तो कहेंगे हम भी सीएमए के बच्चों को ही पढ़ाएंगे। बिल्कुल फोकस। ठीक है, तो आप हमारे बिजनेस में आना चाह रहे हैं, हमसे पढ़ के हमारे कॉम्पिटिटर बनना चाह रहे हैं, और बगल में दुकान खोल लिए। ठीक है, क्या ये किसी को भी अच्छा लगेगा? नहीं। ठीक है, तो हमने क्या करा, हम आपको कह रहे हैं कि हम आपको थोड़ा मोटा पैसा देंगे, तुम अपना ऑफिस मत खोलो, मतलब एजुकेशन क्लासेस आप नहीं खोलिए। ठीक है, तो हम आपको कुछ चीज ना करने के पैसे दे रहे हैं। मान लीजिए मैं आपको 50 लाख, 1 करोड़, जितने में भी आप बिक जाए, ठीक है, उतना पैसा दे कि भाई हमारा नया कॉम्पिटिटर कोई ना आए मार्केट में, या फिर मैं ये रिस्ट्रिक्शन लगा दूं कि लक्ष्मी नगर को छोड़ के कहीं और खोल लो अपनी दुकान। ठीक है, तो मैं आपको कुछ ना करने का पैसा दे रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, नॉन कम्पीट फी, कि आप मुझसे मत लड़ो, इसलिए मैं आपको क्या दे रही हूँ, पैसा दे रही हूँ। ठीक है, फॉर नॉट कैरिंग आउट अ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ मैं आपको 1 करोड़ दे रही हूँ, चाहे तो आप लक्ष्मी नगर के बाहर कहीं भी अपना बिजनेस खोलो या फिर खोलो ही नहीं। तो मैंने जो आपको पैसा दिया, क्या आपका बिजनेस शुरू हुआ था? नहीं, बट फिर भी कहाँ आएगा? पीजीबीपी में। मैं आपके साथ बदमाशी कर रही हूँ? बिल्कुल। ठीक है, तो फिर भी कहाँ आएगा ये आपका? पीजीबीपी में आएगा। तो ये कौन सी इनकम है? ना कुछ ना करने की इनकम। समझ में आता है? तो 1 करोड़ मिलेगा, 50-50 लाख बांट लेना। ठीक है, चलो आओ, आइए। 5 पॉइंट तक किसी को कोई डाउट? हिमांशु, कौन से सदमे में रहते हो आजकल तुम? सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। लिख लो, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, एक बार लिखिए, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अभी समझाना है मेरे को। कौन? चाय वाला?
हद है। ए, क्या हुआ? 1 करोड़ में हम अपना बिजनेस ही बंद कर दे? तुम दे रहे हो 1 करोड़? आए बड़े। चलिए आइए, देखो, रिलायंस के लिए क्या मुकेश अंबानी एक बहुत ही की पर्सन है? चाबी वाला बंदा नहीं कह रही, इंपॉर्टेंट पर्सन कह रही हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है। अगर मुकेश अंबानी को कुछ भी हो जाए, गॉड फॉरबिड कि वो ना रहे, क्या अगले ही दिन रिलायंस के शेयर्स गिर जाएंगे? बहुत ही तेजी से गिर जाएंगे। तो इस बंदे का ख्याल तो रखना पड़ेगा रिलायंस को, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो अपने की पर्सन के लिए ना इंश्योरेंस करा के चलती है। समझ में आया? मैंने इसका मान लीजिए या तो लाइफ इंश्योरेंस करा दिया या फिर क्या करा दिया, हेल्थ इंश्योरेंस, जो भी मुझे ठीक लगा, रिलायंस ने करा दिया। रिलायंस अलग है, मुकेश अंबानी अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, ठीक। तो रिलायंस ने मुकेश अंबानी का लाइफ इंश्योरेंस भी कराया और हेल्थ इंश्योरेंस भी कराया। प्रीमियम का पैसा कौन दे रहा होगा? रिलायंस। और रिलायंस का ये बिजनेस का खर्चा है, ऑफ कोर्स, तो ये अपने पीएनएल में डेबिट कर देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए जब ये पॉलिसी जो ली होगी इन्होंने, ये जब मैच्योर हो गई, कभी ना कभी तो मैच्योर होगी, तो मैच्योरिटी पे थोड़ा पैसा मिलता है। अगर ये पैसा मिला मुकेश अंबानी को, तो ये मुकेश अंबानी के हाथ में जाएगा, ठीक है। और अगर ये बंदा इस कंपनी का एम्प्लॉय है तो सैलरी में जाएगा, अदरवाइज आईएफओएस में जा सकता है या फिर पीजीबीपी में जा सकता है। यहां तक समझ में आया? देखो, पॉलिसी क्या होगी? पॉलिसी मच्योर्ड, ठीक है। ए, तुमसे बोलूंगी समझाने को। पॉलिसी मैच्योर होगी। अब मान लीजिए पैसा आना है, जिसकी पॉलिसी होती है, अगर वो जीवित है तो उसके हाथ में जाता है, ठीक है। अगर मुकेश अंबानी जीवित हैं तो उनके हाथ में पैसा आएगा, ठीक है। अब इन पे डिपेंड करेगा, ये कंपनी के एम्प्लॉय है तो सैलरी में जाएगा, अगर कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है ये, तो आपका पीजीबीपी या आईएफओएस में जा सकता है, ठीक है। तो मेरे पास 3 हेड स्ट्राइक होंगे, डिपेंडिंग कि मुकेश अंबानी रिलायंस का क्या लगता है। एम्प्लॉय तो नहीं लगता, वो तो सैलरी में जाएगा नहीं, तो ये आईएफओएस में भी जा सकता है या फिर पीजीबीपी में भी जा सकता है। अगर मुकेश अंबानी नहीं रहे और उनकी फैमिली को ये मेचोरिटी का पैसा मिलेगा, तो ये कहाँ जाता है? सीधा सीधा आईएफओएस में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट अगर मुकेश अंबानी जीवित है बट वो रिलायंस का पार्ट नहीं है, तो मेचोरिटी पे पैसा किसको मिलेगा? रिलायंस को। और जब रिलायंस को मिला है ना, तो ये किस में जाएगा? पीजीबी। समझ में आया? मैं दोबारा से एक बार रिपीट करती हूँ और ये डायग्राम बनवाती हूँ तुम लोगों को, ठीक है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, प्रीमियम, प्रीमियम पेड बाय द कंपनी will be allowed under PGBP to be deducted। इस पॉइंट में तो कोई डाउट नहीं है ना, कि जो प्रीमियम पे कर रहा है उसका ही खर्चा है और वो डिडक्ट कर लेगा अपने पीएनएल में, ठीक है। मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव, इसके 3 ट्रीटमेंट हो सकते हैं। इफ मुकेश अंबानी इज नॉट विद रिलायंस, then it will be the income of Reliance under the head PGBP, ठीक है। if मुकेश अंबानी
इज एन एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय लिखा है, ठीक है, एम्प्लॉय ऑफ रिलायंस, देन सैलरी, अदरवाइज पीजीबीपी और आईएफ और क्या, इफ मुकेश अंबानी is not alive, then and amount is received to his family, then IFOS। एक बार सब लिख लें और मुझको बताएं किसी को कोई डाउट इसमें, एक बार लिख लो। बंद कर दूं? हुआ सबका? चलो लिख लो एक बार। कोई डाउट इसमें, इस पॉइंट में एक बार पूछ लो। अरे कहाँ गया ये टेढ़ा मेढ़ा हो। हाँ, नॉट विद रिलायंस मतलब उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो अब ना किसी कैपेसिटी में वो रिलायंस के साथ कनेक्टेड नहीं है। कंपनी भी तो ये कहेगी कि भाई कंपन जब आपका प्रीमियम हमने पे करा है तो या तो आप हमारे साथ रहो जब तक मेच्योर नहीं हो जाती, और जब मेच्योर हो गई है तो आप पैसा लेके निकलना चाह रहे हो, तो हमें क्या मिला इतने साल पे करके उसको। तो पहले मिल जाए उसके बाद छोड़ दे वो एक अलग बात है, बट अगर जब मिल रहा है तभी अगर नहीं है तो ये ट्रीटमेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। राना, तुम इतना स्लो स्लो क्यों लिखते हो? तुम्हारा तो पेपर ही पूरा नहीं हो पाएगा। कब से लिख रहा है, जब से आप लिख रहे हैं तब से लिख रही है। स्पीड बढ़ाओ थोड़ी, पेपर ही नहीं हो पाएगा तुम्हारा पूरा 100 मार्क्स का। क्या क्या डिस्कस करा अपन ने, एक बार याद दिलाओ अपना ये। अगर मुकेश अंबानी एम्प्लॉय की कैपेसिटी में है तो एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट मिल रहा है वो कहा जाएगा सैलरी में। अगर वो एम्प्लॉय की कैपेसिटी में नहीं है, वो किसी और कैपेसिटी में रिलायंस में काम करते हैं, तो आपका पीजीबीपी या आईएफओएस में चला जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉय की कैपेसिटी में होना मतलब कि मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप बोला जाता है उस चीज को। कौन से वाले पॉइंट में? अगर इसमें रिलायंस को मिली, इसमें अगर मुकेश अंबानी को मिल रही है, इस केस में अगर वो एम्प्लॉय है तो सैलरी हेड में जाएगा, पर मिल मुकेश को ही रही है, और अगर इसमें एम्प्लॉय नहीं है तो पीजीपी या आईएफएस में। बट इस पूरे केस में मिल मुकेश अंबानी को रही है तो उन्हीं के हाथ में टैक्सेबल होगी। इसमें क्या हुआ, इसमें मुकेश अंबानी रहे नहीं तो उनकी फैमिली को मिल रही है, तो उनकी फैमिली में जिस बंदे का वो मिलेगी उसके हाथ में आईएफएस में टैक्सेबल होगी। समझ में आता है?
ठीक है, तो पीजीबीपी के लिए अपने पास ये वाला एक पॉइंट है, मिल गया पूरा। एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है कि किस केस में पीजीबीपी में जाता है। कितने पॉइंट डिस्कस करे अभी तक अपन ने? 6। ठीक है, और सातवें में लिख लो एनी अदर केस। ठीक है, एनी अदर केस में भी जो आपको लगता है पीजीबीपी में जा सकता है तो वो आ जाएगा, जो स्पेसिफिक अभी तक पढ़ा नहीं है। 6 पॉइंट में अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार मुझे को रिवाइज कराओ। हम्म। हम्म। किसी और से मिला है, बट क्यों मिला है मेरे को? बिजनेस या प्रोफेशन के चक्कर में। ठीक है, नॉन कम्पीट फीस अगर मैंने किसी को दिया तो उसकी इनकम हुई, और उसके हाथ में किस में जाएगी? पीजीबीपी में। उसके अलावा क्या पड़ा? पार्टनर को अगर कोई भी बेनिफिट या कोई भी अमाउंट मिलता है किसी भी रूप में, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, तो वो भी कहाँ जाता है? पीजीबीपी में जाता है। ठीक है, बट उसका डिटेल कहाँ जाएगा अपने पास? 40B में। इसके बाद क्या पढ़ा अपन ने? की मैन इंश्योरेंस वाला। इसमें ध्यान देना है कि जिस इंसान को रिसीव हो रहा है वो कौन सी कैपेसिटी में रिसीव कर रहा है। अगर बिजनेस को रिसीव हो रहा है तो सीधा पीजीबीपी, अगर एम्प्लॉय है तो सैलरी, एम्प्लॉय की कैपेसिटी में नहीं है तो पीजीबीपी आईएफएस। बट अगर जो है अपना फैमिली को मिल रहा है तो किस में जाएगा? आईएफएस में जाएगा, सीधा का सीधा। समझ में आता है? ठीक है, ये अपने पास पूरा सेक्शन क्या था? 28, जो कि क्या है अपना? चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन करा था अपन ने। अरे जो सबसे पहले ही तो क्वेश्चन, बिल्कुल ही गजनी हो रखे हैं आप है। तुमको मैं सेकंड पार्ट वाली ना बुक भेज दूंगी। ठीक है, वो भी प्रिंट में गई है, तब तक मैं पीडीएफ भेज दूंगी तुम लोगों को। ठीक है, अरे मैम की बुक में करेक्शन चल रहा है तो अभी वो मिली नहीं है। मैं तुमको एग्जाम्पल बता रही हूँ, मुझको बताना है ये पीजीबीपी में जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्लास खत्म करें आज की। एग्जाम्पल, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। रजिस्टर बंद कर दो सबके सब। अगर मुझे गिफ्ट मिला है, पर मेरे फ्रेंड से मुझे गिफ्ट मिला है, हेड कौन सा? आईएफओएस। ठीक है, फैमिली से मिला है तो आईएफओएस। ठीक है, फैमिली से मिलता है तो एग्जाम्प्ट हो जाता है, आईएफओएस में एग्जाम्प्ट हो जाता है। नहीं, फियांसे से भी एग्जाम्प्ट नहीं होता। वाइफ बनाओ पहले उसको, या हस्बैंड। नहीं, फैमिली में मतलब जो आपके रिलेटिव की डेफिनेशन आ गया, जो आपके रिलेटिव के डेफिनेशन में जो इंसान आ गया, उससे चाहे तुम करोड़ों का बेनिफिट क्यों ना ले लो गिफ्ट के रूप में, एग्जाम्प्ट। बट जो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आया, अगर आप उससे पैसा ले लेते हैं या गिफ्ट ले लेते हैं तो 50,000 के ऊपर वाला टैक्सेबल होता है। ये पॉइंट है। पर रिलेटिव की डेफिनेशन में जो आते हैं उनसे आप कितना भी गिफ्ट ले लीजिए, सब एग्जेम्प्ट होता है। अगर आप अपनी शादी के टाइम पे आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है, चाहे रिलेटिव से मिले चाहे नॉन रिलेटिव से मिले। दहेज, हाँ तुम दहेज लेना। ठीक है, समझ में आता है? गिफ्ट का पॉइंट समझ में आता है? अगर मुझे बिजनेस करने के चक्कर में मुझे कोई गिफ्ट मिला है तो पीजीबीपी। अगर मैं किसी कंपनी की एम्प्लॉय हूं और मुझे वहां से गिफ्ट मिला है तो सैलरी, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आ जाता है। ठीक है, अगर मेरा रेंट किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी से आया है, आओ वोटिंग कर लेते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे भी जवाब देंगे। क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है मेरी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, ठीक है, कमर्शियल प्रॉपर्टी, और मुझे रेंट मिला है। ठीक है, हाँ, केशव बंद करिए। कहाँ पे जाएगा? गौतम, अभिषेक, हिमांशु, अभी कहाँ चला गया? कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी करके एक चीज लिखवाई थी तुम लोगों को।
बेशक मैं एक रियल एस्टेट ओनर मतलब बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, मैं कोई भी इंसान हूँ, अगर मेरी प्रॉपर्टी कमर्शियल है और वहां से मुझे रेंट आता है तो कहाँ जाता है? पीजीबीपी में जाता है। और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और यहाँ का आने वाला रेंट कहाँ जाता है? हाउस प्रॉपर्टी में जाता है। ये मैंने तुमको लिखवा रखा है। हाउस प्रॉपर्टी में क्यों जाता है फिर? हैं, बिल्कुल रिवाइज नहीं करते, फिर बोलते मैम समझ नहीं आता। ठीक है, आइए। अगर मैं एक फ्रीलांसर हूँ और मुझे किसी इंसान से इनकम हुई है, पर वो सैलरी इनकम है, बट मैं फ्रीलांसर हूँ। हेड। आईएफओएस, सैलरी, कोई और हेड? कैपिटल गेन और हाउस प्रॉपर्टी बचा, वो भी लिख दूं? मारूंगी ना इतना, ग्लास फोड़ूंगी तुम्हारे सर पे। बताओ। अगर मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ तो क्या कोई मेरे को हुक्म देने वाला है कि इतने बजे तक काम कर दो? एक डेडलाइन होती है जिस टाइम पे आपको कर देना होता है, ठीक है? क्या कोई मेरा एम्प्लॉयर है फ्रीलांसिंग में? फ्रीलांसिंग मेरा क्या है? खुद का पार्ट टाइम बिजनेस भी हो सकता है, फुल टाइम बिजनेस भी हो सकता है, या मैं वंस इन अ वाइल भी कर सकती हूँ। डिपेंडिंग ऑन द केस आईएफओएस या पीजीबीपी में चला जाएगा, सैलरी में किसी केस में नहीं जाएगा। सैलरी में जाने के लिए आपका कोई ना कोई एम्प्लॉयर होना जरूरी है, ठीक है? और आपको उसका सर्वेंट बनना पड़ेगा, वो आपका मास्टर बनेगा, क्योंकि सैलरी हेड में ही बोला गया है कि मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है? प्रोफेशन हो या फिर आप एज अ बिजनेस इसको कर रहे हो, बिजनेस चाहे फुल टाइम करो या वो कर लो, वंस इन अ वाइल में मैं आईएफओएस में लेके जा सकती हूँ। डिपेंड करता है मेरी कहाँ पे श्रद्धा है, ये इसमें लेके जाओ या इसमें लेके जाओ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आता है? ठीक है, अब एक आखिरी काम कर दो। कहाँ गया वो क्वेश्चन? टैक्स निकाल दो। ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम। 58। एज 58 है, आपको ओल्ड स्कीम में भी निकालना है और न्यू स्कीम में भी निकालना है, ठीक है? और एक मिनट, फाइनल आंसर बोलेगा कोई, कोई इधर उधर की बातें नहीं करेगा। और अगर तुम लोगों का आंसर मैच नहीं हुआ ना, तो बताऊंगी। एक कम से कम एक ही जवाब देना, अलग अलग ऑप्शन मत दे देना मेरे को तुम लोग। बताओ। ओल्ड, न्यू, ऑफलाइन, ऑनलाइन। और ऑनलाइन वाले बच्चों का भी सबका जवाब एक ही आना चाहिए। बताओ। 3350, ठीक है। चलो, लोकेश निकालना है। हाँ, अभी तक नहीं करे होंगे ना अपने बेसिक वाले, है ना? इनकम तुमने तुमने कब 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 करोगे? तुम्हारे लोगों के अलग क्यों आ रहे हैं? सरचार्ज? सेस नहीं लगाया? फाइनल आंसर बताओ सेस लगा के। क्या है, 284 कितना होता है? 84 गलत है, फिर भी गलत है, गलत है। तुमने तो पढ़ा ही नहीं। हिमांशु, अमाउंट बताइए।
बताइए कितने घुसे खाना प्रेफर करेंगे आप लोग? उनमें नील तो होगा। नहीं, ये जो आपने पहले 10,000 बताया और फिर 11,000 कर दिया ना उसको, कितना घुसा खाना प्रेफर करेंगे आप लोग? बताइए। जो कैलकुलेटर उठा के आप जो धम धड़म धड़म करना शुरू करा आप लोगों ने, हैं? इसको तो याद ही नहीं आ रहा कि नील क्यों हो रहा है। कैसे? 12 लाख तक पे? अच्छा, और न्यू स्कीम में 12 लाख रुपए तक पे मिलती है? क्या रहता है अपना सेक्शन? यहाँ टीचर गला फाड़ फाड़ के तुमको चिल्लाते रहे कराते रहे, वो मर जाए पर तुमको रील याद रहती है, हैं? पीजीवीपी जो मैं 15 क्लास में कह रही हूँ, कितनी रीलें देखेंगे आप? 150 की 250? हिमांशु, आंसर। क्यों? हाँ, 5 लाख। हम्म, तो ये बत्ती क्यों नहीं जली तुम लोगों की? अभिषेक, हैं? आप लोग तो बेसिक का टेस्ट भी दे चुके हैं, हैं? मैम सेस नहीं लगाया, मैम राउंड ऑफ नहीं करा। वेरी गुड। है ना? और वो कह रहे हैं उनका दिल कैसे आ रहा है? इतनी कुटाई करूंगी ना तुम लोगों की मैं, इतनी कुटाई। कुछ नहीं पढ़ते हो, हैं? वो चैप्टर हो गया तो क्या आगे का भूल गए? क्या करोगे? और तुम दोनों का पूरा करोगे उसको? ऑनलाइन वाले बच्चे चले जाओ, मैं इनकी थोड़ी डांट लगा दूं, जाओ। वेरी गुड सारे बच्चों, कम से कम किसी ने तो मेरी